नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में आइसोटाइपिक, एलोटाइपिक और आइडियोटाइपिक एंटीबॉडी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे ये तीनों तरह के एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। साथ साथ ये भी देखेंगे किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ बातें को समझना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी में दो लाइट चेन होते हैं। आप इस लाइट चेन को देख सकते हैं, दो लाइट चेन होते हैं और दो हैवी चेन होते हैं। दो हैवी चेन होते हैं तो आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी लाइट चेन और हैवी चेन मिलके बना होता है। और दोनों लाइट और हैवी चेन में कुछ रीजन होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। इस रीजन को आप देख सकते हैं, ये रीजन वेरिएबल होता है और ये रीजन क्या होता है, वेरिएबल होता है। और बाकी इस रीजन को आप देख रहे हैं जो लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी ये रीजन जो होते हैं कांस्टेंट रीजन होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको कि एंटीबॉडी जो है एक तरह का प्रोटीन है। अगर इसको एक दूसरे के में इंजेक्ट करते हैं तो ये इसके जगह क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा और इसके जगह एंटीबॉडी बनेगा जो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकता है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक एंटीजन भी क्या कर सकता है, एक एंटीबॉडी भी एक एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। और बेस्ड अपॉन दैट थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज के बारे में। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर एक स्पीसीज की बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सेम कांस्टेंट रीजन जीन्स होते हैं। तो एक स्पीसीज के अक्रॉस सेम कांस्टेंट रीजन के जीन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी में ओनली वन टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि हैवी चेन में या तो गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा हो सकते हैं और लाइट चेन में कापा और लेमडा इस तरह के चेन हो सकते हैं। अगर इसी एंटीबॉडी को हम लोग क्या करते हैं, किसी में इंजेक्ट करते हैं, किसी भी स्पीसीज में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि इस रीजन के अगेंस्ट, इस कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। और इस तरह के एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी। और आप ये भी जानते हैं कि जो डिफरेंट स्पीसीज है डिफरेंट कांस्टेंट रीजन को कंटेन करता है और एक स्पीसीज का कांस्टेंट रीजन दूसरे कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट डिफरेंट होता है। साथ साथ अगर इसको हम डालते हैं, इस एंटीबॉडी को डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो आप पाएंगे कि कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। ये कांस्टेंट रीजन क्या करते हैं, एक तरह के इपिटोप का काम करते हैं। इपिटोप मतलब डिफरेंट रीजन इपिटोप का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट रीजन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। जैसे माउस आईजीजी में अगर डाला गया तो ये इस तरह का एंटीबॉडी बना इसके अगेंस्ट रीजन में कि बाइंड कर सकते हैं। ठीक उस तरह के माइजी एम का भी स्थिति है कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट रीजन में बाइंड करने की स्थिति रखता है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इस क्लास का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है। आइसोटाइप का एक मेजर यूज होता है कि इसके सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाते हैं और वेस्टर्न ब्लॉट में इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका क्वांटिफिकेशन करते हैं और आईजी इम्यूनोग्लोबिन के क्वांटिफिकेशन करते हैं क्लासेस और सब क्लासेस का इन वेरियस डिजीज में। और आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरे तरह के एंटीबॉडी के बारे में, एलियोटाइपिक एंटीबॉडी के बारे में कि क्या एलियोटाइपिक एंटीबॉडी होते हैं। तो हमने देखा क्या कि जितने भी मेंबर्स जो होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज होते हैं, सेम सेट ऑफ आइसोटाइप्स जीन कंटेन करते हैं। एक स्पीसीज में सेम सेट ऑफ आइसोटाइपिक जीन्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीपल एलीलिक फॉर्म में हो सकते हैं। जैसा एक जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं, इसके भी एलील हो सकते हैं। और ये एलील जो है इनकोड करते हैं प्रोटीन को, उसमें बहुत माइन्यूट और थोड़ा डिफरेंस होता है। और इस वजह से आप पाएंगे कि अगर इस किसी भी एंटीबॉडी को अगर डालते हैं एक मेंबर ऑफ स्पीसीज से दूसरे मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज,
तो इस तरीके से वो जो रीजन है उसमें क्या पाया जाता है कि डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होते हैं, और इसके वजह से जो एंटीबॉडी बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एलोटाइप एंटीबॉडी। मतलब कि एक स्पीसीज का एंटीबॉडी सेम स्पीसीज में डाला जाता है तो मल्टीपल एलील के फॉर्म एग्जिस्ट होने के वजह से, थोड़ा डिफरेंस होने के वजह से, प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस होने से वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो आप देख सकते हैं कि IgG1 का जो वर्सन है स्ट्रेन ए में डिफरेंट है, और IgG1 का जो स्ट्रेन 2 में उसका डिफरेंट वर्सन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉमन एंटीबॉडी रीजन है, साथ साथ ये देख रहे हैं कि डिफरेंस है इस यहाँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है, और यहाँ पर इस रीजन को भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरह के एंटीबॉडी को हम लोग एलोटाइपिक एंटीबॉडी कहते हैं। आइए और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरह के CSIR में सवाल पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं गामा चैन एंटी एलियोटाइप्स। मतलब कहने का क्या मतलब क्या कि गामा चैन जो है डिफरेंट आइसोफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उस तरीके से आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के एलियोटाइपिक हो सकते हैं। गामा चैन 1, 2, 3 डिफरेंट नाम से जाना जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। ठीक उसी तरीके से कापा लाइट चैन में भी 3 एलियोटाइप्स रिपोर्टेड हैं, कापा 1 और 2 और 3। अब अगला सवाल उठता है कि इस तरह का एंटीबॉडी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग पेरेंटल टेस्टिंग के लिए करते हैं, साथ साथ हम लोग एंटी एलोटाइप एंटीबॉडी में भी आल्सो डेवलप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी इस तरह के एंटीबॉडी एंटी एलोटाइप एंटीबॉडी थोड़े मात्रा में बन सकते हैं जब एलील आपका डिफरेंस है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं आइडियोटाइपिक एंटीबॉडी के बारे में। तो आइडियो एंटीटाइपिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था कि एंटीबॉडी में कुछ क्या रहते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट रीजन होते हैं, और वेरिएबल लाइट चेन में भी होते हैं वेरिएबल रीजन। और यही एंटीबॉडी के लिए क्या करता है, एंटीबॉडी जो डिटरमाइन करता है एंटीजन के स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करता है। तो जो भी वेरिएबल रीजन हैवी और लाइट रीजन है एंटीबॉडी में कंस्टिट्यूट करता है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। अगर इस रीजन को अगर हम एंटीबॉडी को डालते हैं तो इस रीजन के अगेंस्ट, वेरिएबल रीजन के अगेंस्ट, हैवी और लाइट दोनों चीज के अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। और इस तरीके से आप पाएंगे कि जो ये रीजन है वेरिएबल रीजन को हम लोग आइडियोटाइप एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये भी दूसरे स्पीसीज में ये डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इस्तेमाल हम लोग वैक्सीन बनाने में करते हैं, साथ साथ क्यों करते हैं कि एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडी है ना, बी सेल को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो वैक्सीन की तरह इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैक्सीन बनाने। ट्रीटमेंट ऑफ बी सेल ट्यूमर, एंटी आइडियोटाइपिक एंटीबॉडी जो है आप पाएंगे कि जो कैंसर सेल्स है उसको किल करने का भी काम करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सरल भाषा में समझ लेते हैं कि एक एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी में अगर ये वेरिएबल रीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनता है अगर दूसरे स्पीसीज में डालने में, तो उसको हम लोग आइडियोटाइप बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर एक कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट अगर एक एंटीबॉडी तो दूसरे में डालते हैं तो उस अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडी बनता है उसको हम आइसोटाइपिक कहते हैं। साथ ही साथ अगर सेम स्पीसीज का एक ऑर्गेनिज्म का एंटीबॉडी को हम लोग दूसरे में डालते हैं तो उस अगेंस्ट में एलील में डिफरेंस होने से एंटीबॉडी जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलियोटाइपिक एंटीबॉडी कहते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कुछ सवाल को समझते हैं। यह CSIR में पूछा गया सवाल है। क्या कहता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी आर रूटीनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी इन द वेस्टर्न ब्लॉट एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझ लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। आप देखते हैं कि अगर टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन को क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ बाइंड कर रहा है, और प्राइमरी एंटीबॉडी को आप देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी किस रीजन को बाइंड करता है, वास्तव में एक कांस्टेंट रीजन को बाइंड करता है, कांस्टेंट रीजन को बाइंड करता है। आप देख सकते हैं कांस्टेंट रीजन और प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड करता है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है उसको हम लोग आइसोटाइपिक कहते हैं, और सरल भाषा में उसको लिखते हैं हम लोग एंटी आइसोटाइपिक। तो इस तरीके से देखें तो इसका आंसर आपका सी यानी थर्ड होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।